आज हम हमारे वीडियो में देखने वाले हैं फैमिली लॉ पे इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज के वीडियो में हम एमसीक्यू के साथ साथ एआईबी एग्जाम में हम एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डायरेक्ट से सही आंसर ढूंढेंगे और एआईबी एग्जाम से जुड़ी हुई खास टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको एआईबी एग्जाम पहली बार में पास करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी अपनी एग्जाम में मदद मिले। जैसे कि हम सारे एआईबी स्टूडेंट को पता ही है कि एआईबी एक ओपन बुक टेस्ट है। एआईबी एग्जाम में हम डायरेक्ट अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर भी दोस्तों, आपने देखा ही है कि ये ओपन बुक टेस्ट होते हुए भी कई सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बार बार रीट्रायल देने के बाद भी फेल हो जाते हैं। तो कभी सोचा है कि साथ में डायरेक्ट होते हुए भी क्यों फेल हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है? तो मैंने कई बार देखा है कि जो एआईबी एग्जाम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि उन्हें लगता है कि हमारे साथ डायरेक्ट्स आने वाली है, हम तो डायरेक्ट्स में से ढूंढ के ही जवाब देने वाले हैं, तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब हमें आंसर अगर डिटेल्स में लिखना हो, हमारे पास बुक्स नहीं हो एग्जाम में, तो हमें पढ़ने की जरूरत है। लेकिन ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं और डायरेक्ट साथ में है, तो जो जो सवाल पूछे जाएंगे उनके आंसर हम फटाफट डायरेक्ट से ढूंढ के लिखते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। ऐसा सबका माइंडसेट होता है। लेकिन दोस्तों, गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि एग्जाम हॉल में हमारे पास सारे डायरेक्ट्स होते हुए भी हमें क्वेश्चन किस बैरेक्स में ढूंढना है, क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन कौन से एक्ट का है, वो हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और पूरे टाइम में हम पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि वो क्वेश्चन कौन से एक्ट का है, कहाँ से मिलेगा और कहाँ ढूंढना है और कितने टाइम में ढूंढना है, आपने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की हो, तब जाके मुश्किल आती है और कई सारे बच्चे इसे फेस नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं टाइम कम पड़ जाता है या फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या फिर सही आंसर ढूंढने में कंफ्यूजन हो जाता है और गलत आंसर टिक कराते हैं। कई सारे बच्चे जल्दबाजी में गलत आंसर टिक कर देते हैं और बाद में उन्हें डायरेक्ट में सही आंसर मिलता है। ऐसी भी परेशानी होती है, ये भी एक वजह है एग्जाम पास ना कर पाने के लिए। तो दोस्तों, मेरी सलाह मानिए कि आप एग्जाम के लिए अपने सारे सिलेबस की बैरेक्स पहले तो ले ले, फिर वो सारी बैरेक्स को एक बार पढ़ ले। पहले उनका इंडेक्स देख ले और बाद में पूरी बैरेक्स एक बार तो पढ़ ले, ताकि कैसे वर्ड्स, कैसे शब्द आते हैं कौन सी बैरेक्स में, कौन से लो में, वो आपको पता चले। ताकि जब क्वेश्चन में लो का नाम नहीं लिखा हो फिर भी उनके शब्दों को पढ़ के आपको पता चल जाए कि वो आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कौन सी बैरेक्ट में मिलेगा। और कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप डायरेक्ट इंडेक्स से पता कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर सेक्शन नंबर लिखा हो तो डायरेक्ट वो एक्ट उठाइए और सेक्शन नंबर इंडेक्स में देखें और सारे ऑप्शंस आप उससे मिला के सही आंसर टिक करें। जब आपको ऑप्शन में सेक्शंस नंबर दिए गए हो तो आपको सारे के सारे सेक्शन भी इंडेक्स से आइडेंटिफाई करने के बाद ओएमआर सीट में टिक करना होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ऐसी जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना कि क्वेश्चन आप पेपर में पढ़ो, बाद में उसका आंसर डायरेक्ट आप आंसर सीट में भर दो। ऐसा मत करना। आप पहले अपने पेपर में ही टिक करना, बाद में आप ओएमआर सीट में भरना। अभी आप अगर हमारे साथ मॉक टेस्ट की तैयारी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एआईपी की रियल एग्जाम में कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। बहुत जरूरी है एग्जाम की प्रैक्टिस करना।
तो अगर आप मॉक टेस्ट के द्वारा अपने एआईबी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमें संपर्क जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि जो बोलते हैं कि एग्जाम में एमसीक्यू ही आने वाले हैं ना, तो मैडम हम पढ़े क्यों, हमें रेडीमेड एमसीक्यू ही दे दो, हम एमसीक्यू ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप कितना याद रखोगे, कितना एमसीक्यू पढ़ोगे, कितने क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको कितना याद रहेगा। मतलब कि ऐसे रट्टा मारने का तो एग्जाम ही नहीं है, ये एग्जाम एक स्मार्टनेस के साथ पास करने का है, जिसकी प्रैक्टिस हम बखूबी स्टूडेंट लोगों को कराते हैं। आप इतना जान लो कि आप सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के एआईबी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। हाँ, एमसीक्यू पे भी ध्यान दो। किसके लिए? क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके आंसर आपको किसी भी बैरेक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन लैंडमार्क केस से हो सकते हैं, जनरल नॉलेज से हो सकते हैं, या फिर लॉ की हिस्ट्री अबेटमेंट के बारे में हो सकते हैं। इसकी सारी जानकारी हम हमारे एआईबी क्लासेस में देते हैं। तो अगर आप एआईबी पहली बार में फुल कॉन्फिडेंस के साथ पास करना चाहते हो तो वेलकम टू सोनवड़े एंड एसोसिएट क्लासेस। एक बार फिर से कहूंगी दोस्तों कि एआईबी एग्जाम ना तो रट्टा मार के आप पास कर सकोगे, ना ही आप अपने साथ डायरेक्ट लेके बैठ के पास कर सकोगे। इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा और एमसीक्यू भी पढ़ने पड़ेंगे, लैंडमार्क केसेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, डेट्स आती है उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट के द्वारा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तभी आप एआईबी एग्जाम पहली बार में पास कर सकोगे। और एक्स आप समझोगे, इतना प्रैक्टिस करोगे, बाद में किसी की मजाल नहीं है कि आपको एआईबी पास करने से रोक सके। तो चलिए शुरू हो जाए अपने एआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ, हमारी चैनल पे एआईबी रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे, आप वीडियो के माध्यम से भी अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। मैरिज इज अ सेक्रेमेंट अमोंग, यानी कि शादी एक संस्कार है। किस धर्म के मुताबिक शादी एक संस्कार है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन सी क्रिश्चियन धर्म, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यानी कि मैरिज शादी वो संस्कार है किस धर्म के मुताबिक? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के मुताबिक मैरिज इज अ सैक्रेमेंट, शादी एक संस्कार है। दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। अ मैरिज सोलेमनाइज बिटवीन टू पर्सन्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप शैल बी, यानी कि दो ऐसे व्यक्ति के बीच में ऐसा संबंध है कि जो कायदे से प्रतिबंधित है। ऐसे संबंध में आ रहे दो व्यक्ति अगर एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो उनके मैरिज कैसे होंगे? ऑप्शन ए वॉइड, यानी कि रद्द, ऑप्शन बी वॉइडेबल, यानी कि रद्द हो सके वैसा, ऑप्शन सी वैलिड, यानी कि मान्य, ऑप्शन डी इनवैलिड, यानी कि अमान्य। कैसे होंगे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए वॉइड, वो शादी रद्द कहलाई जाएगी, क्योंकि दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में शादी है जो रिलेशनशिप कायदे से प्रोहिबिटेड है। हमने दो एमसीक्यू देखे फैमिली लॉ के, जो एमसीक्यू ऐसे है कि अगर आपने डायरेक्ट को डिटेल्स में पढ़ा नहीं हो तो आपको आंसर नहीं पता चलेगा। आप एग्जाम में फैमिली लॉ के बुक में आंसर ढूंढते ही रह जाओगे। इसलिए एआईबी की एग्जाम रट्टा लगाने से या फिर सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने से पास नहीं होगी। आपको एमसीक्यू पे भी ध्यान देना पड़ेगा और डायरेक्ट को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं। A marriage is voidable under Section 12 of Hindu Marriage Act 1955 on the ground of option A mental incapacity,
ऑप्शन बी फिजिकल इनकैपेसिटी, ऑप्शन सी बोथ मेंटल एंड फिजिकल इनकैपेसिटी, ऑप्शन डी ओनली मेंटल इनकैपेसिटी एंड नॉट फिजिकल इनकैपेसिटी। यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का जो कायदा है उसके सेक्शन 12 के तहत कैसा विवाह शून्य कारणीय यानी कि वॉइडेबल जो रद्द हो सके वैसा होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी बोथ मेंटल एंड फिजिकल इनकैपेसिटी। अगर किसी की मेंटल यानी कि मानसिक और फिजिकल यानी कि शारीरिक, तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से अगर अक्षम है, इनकैपेसिटी है, तो ऐसा विवाह वॉइडेबल यानी कि रद्द हो सके वैसा होगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इंडेक्स से पता कर सकते हो। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट आप डायरेक्ट खोलोगे और उसमें सेक्शन 12 देखोगे तो 12 के सामने जो पेज नंबर लिखा होगा वो पेज पे आप डायरेक्ट चले जाओ और सेक्शन 12 को डिटेल में पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। सही आंसर सी है। आगे देखते हैं। हिंदू मेल कैन अडॉप्ट अ फीमेल चाइल्ड if the difference of age between the two is of more than, यानी कि हिंदू पुरुष किसी कन्या को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर इससे अधिक हो। ऑप्शन ए 15 साल, ऑप्शन बी 18 साल, ऑप्शन सी 21 साल और ऑप्शन डी 20 ईयर्स यानी कि 20 साल। कौन सा आंसर सही होगा? आप इसका आंसर फैमिली लॉ की बैरेक्ट्स में आपको मिलेगा। इसमें एक अडॉप्शन एक्ट का पार्ट दिया गया है, आप उसमें फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी 21 ईयर्स यानी कि 21 साल। कोई पुरुष किसी कन्या को अडॉप्ट कर सकता है अगर कन्या और पुरुष दोनों के बीच का अंतर 21 साल होगा। आगे देखते हैं। कन्वर्जेशन टू अनदर रिलीजन डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन टू सक्सीड अंडर, यानी कि अगर कोई पर्सन है उसने अन्य धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया है सेक्शन 26 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, ऑप्शन बी सेक्शन 27 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, ऑप्शन सी सेक्शन 28 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट और ऑप्शन डी सेक्शन 25 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। आपको ऐसा क्वेश्चन AIB एग्जाम में दिखे तो आप उसे कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ऑप्शन में आपको सेक्शन नंबर और एक्ट का नाम दिख रहा है तो आपको क्या करना है, पहले तो एक्ट की डायरेक्ट लेना है। यानी इधर ऑप्शन में हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात की गई है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट की डायरेक्ट खोलिए, इंडेक्स में पहले तो देखिए कि सेक्शन 26 जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो किस पेज पे है। फिर वो पेज खोलिए, उस पे जाके सेक्शन 26 डिटेल में पढ़िए क्या उसमें बात की गई है रिलीजन के आधार पे डिस्क्वालीफाई करने की। फिर ऑप्शन बी देखिए सेक्शन 27, फिर आप 27 सेक्शन किस पेज पे है वो पेज नंबर देखिए, फिर वो पेज पे जाइए, वो सेक्शन डिटेल में पढ़िए क्या इसमें बात की गई है रिलीजन के आधार पे डिस्क्वालीफाई करने की। फिर आगे देखिए सेक्शन 28 यानी ऑप्शन सी, ऐसे ही सेक्शन 25। फिर आपको पता चलेगा कि सही ऑप्शन क्या है। तो जब आप सेक्शन 26 का पेज खोलोगे और 26 को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कन्वर्जेशन टू अनदर रिलीजन डिस्क्वालीफाई अ पर्सन की बात सेक्शन 26 में की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपको पहले ही ऑप्शन राइट मिल जाए फिर भी आप
ऑप्शन बी, सी और डी एक बार जरूर चेक कर लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और आपका मार्क्स कहीं नहीं जाए, आप सही आंसर दे पाओ। आगे देखते हैं। इफ अ गर्ल becomes pregnant by some person before marriage and subsequently marries some third person, what is the position under Hindu Marriage Act 1955? यानी कि यदि कोई लड़की शादी से पहले किसी व्यक्ति से गर्भवती हो जाती है और बाद में किसी तीसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत क्या स्थिति होगी। यानी कि शादी से पहले कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और तीसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है तो ऐसा विवाह बाद में क्या होगा। ऑप्शन ए, मैरिज इज वैलिड। ऑप्शन बी, मैरिज इज voidable at the option of the groom. Option C, marriage is voidable at the option of the bride. और ऑप्शन डी, मैरिज इज void। तो क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन बी, मैरिज इज voidable at the option of the groom। यानी कि ये विवाह रद्द हो सकता है अगर दूल्हा चाहे तो। आगे देखते हैं। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 केम इनटू इफेक्ट ऑन, यानी कि जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है वो लागू कब हुआ था। ऑप्शन ए, 9 सितंबर 2005। ऑप्शन बी, 9 जून 2005। ऑप्शन सी, 9 जुलाई 2005 और ऑप्शन डी, 9 अगस्त 2005। कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन ए, 9 सितंबर 2005। जब ऐसे डेट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऐसा क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन इसमें एक मिस्टेक होती है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इनेक्ट डेट पूछी गई है या इन्फोर्समेंट डेट पूछी गई है, और वो कई बार इनेक्ट डेट पूछे जाने पर इन्फोर्समेंट डेट टिक कराते हैं या फिर इन्फोर्समेंट डेट पूछी गई हो तो इनेक्ट डेट टिक कराते हैं। तो दोस्तों, डेट के आगे क्या लिखा गया है कि कब उसका संशोधन हुआ कि कब वो लागू हुआ, क्या पूछा गया है, वो आप ध्यान से पढ़े, बाद में वेरीफाई करें, फिर टिक करें। आगे देखते हैं। रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्गल राइट्स इज अवेलेबल टू, यानी कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना किसके लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए, वाइफ एंड हस्बैंड बोथ। ऑप्शन बी, हस्बैंड। ऑप्शन सी, ओनली हस्बैंड नॉट वाइफ और ऑप्शन डी, वाइफ। तो दाम्पत्य जीवन की पुनः स्थापना का अधिकार किसके लिए उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि पति और पत्नी दोनों के लिए ये अधिकार उपलब्ध है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राउंड ऑफ डिवोर्स मीन एक्सक्लूसिवली फॉर वाइफ हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर, यानी कि एक पत्नी किन किन ग्राउंड्स पे तलाक ले सकती है वो बात कहाँ की गई है। तो ऑप्शन ए, सेक्शन 13 क्लोज ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ऑप्शन बी, सेक्शन 13 क्लोज A1 of Hindu Marriage Act 1955, Section 13 subsection 2 of Hindu Marriage Act 1955, option D, Section 13 subsection 1 of Hindu Marriage Act 1955। तो सही आंसर आप कैसे पता लगाओगे? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बैरक लेनी है, ये चारों ऑप्शन आपको वेरीफाई करने हैं, बाद में आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। जब आप हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 30 की सब सेक्शन 2 पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा कि किन किन ग्राउंड्स पे वाइफ तलाक ले सकती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट
1955 द राइट टू परमानेंट एलिमोनी इज अवेलेबल, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता का अधिकार किसे मिलता है? ऑप्शन ए टू द हस्बैंड ओनली, ऑप्शन बी टू द डिपेंडेंट्स ओनली, ऑप्शन सी टू द वाइफ ओनली और ऑप्शन डी टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए परमानेंट एलिमनी यानी कि स्थायी गुजारा भत्ता अवेलेबल है। आगे देखते हैं, अ मैरिड वुमन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। एक विवाहित महिला कब बच्चा गोद ले सकती है? ऑप्शन ए सी कैन नॉट अडॉप्टेड, वो गोद नहीं ले सकती। ऑप्शन बी नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन सी विदाउट द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के सहमति के बिना वो गोद ले सकती है। ऑप्शन डी विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, कि अपने पति के सहमति से वो गोद ले सकती है। तो आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो इधर अडॉप्शन की बात की गई है, तो आपको अडॉप्शन के एक्ट में इसका आंसर मिलेगा। तो जब आप वो डिटेल में पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही है। तो इधर ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, कि अ मैरिड वुमन कैन अडॉप्टेड अ चाइल्ड विथ द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। एक विवाहित महिला अपने पति के सहमति से किसी बच्चे को गोद ले सकती है। आगे देखते हैं, अ हिंदू वाइफ इज entitled to claim maintenance after the death of her husband from her father-in-law under section, option A section 25 of the Hindu Marriage Act 1955, option B section 24 of the Hindu Marriage Act 1955, option C Section 19 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 और ऑप्शन डी सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो एक हिंदू पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर से भरण पोषण का दावा करने की हकदार है। किस सेक्शन के अनुसार होगा ये? तो ऑप्शन ए टू डी में सही आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम AIB एग्ज़ाम के बारे में टिप्स देने वाले हैं। तो और साथ साथ में सारे MCQ में भी जो जो हमें महत्वपूर्ण लगता रहेगा हम बात करेंगे। तो वीडियो जरा भी स्किप ना करें, पूरा देखें। आगे का MCQ देखते हैं, Who has no right of maintenance? किसको भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए फिजिकली डिसेबल मेजर, यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम बेटा, फिजिकली डिसेबल मेजर सन हो, उसे भरण पोषण लेने का अधिकार नहीं है। या फिर ऑप्शन बी विडो डॉटर, विधवा बेटी, ऑप्शन सी पुअर पेरेंट्स, गरीब माता पिता, या ऑप्शन डी अनमैरिड डॉटर, यानी जिसका विवाह नहीं हुआ हो वैसी पुत्री। तो भरण पोषण का अधिकार किसे नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी विडो डॉटर। विडो डॉटर को भरण पोषण मांगने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार अपने ससुराल वालों से मांग सकती है। उस रिलेटेड हमने आगे का MCQ देखा, लेकिन वो भरण पोषण अपने माता पिता से नहीं मांग सकती। आगे का MCQ देखते हैं, अ डिक्री ऑफ न्यूलिटी इन केस ऑफ अ वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कैन बी ऑब्टेन बाय, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के तहत शून्य विवाह के मामले में शून्यता की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है डिग्री? ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी वुमन,
ऑप्शन सी ओनली बाय द वुमन एंड नॉट बाय द मैन, ऑप्शन डी आइदर बाय द मैन और बाय द वुमन। इसका आंसर आपको मिलेगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 11 में। आपको 1955 हिंदू मैरिज एक्ट की बैरेक्ट में देखना है कि सेक्शन 11 किस पेज पे है। वो पेज पे जाके सेक्शन 11 को डिटेल में पढ़ना है, उसमें आपको सही आंसर मिलेगा। तो सही आंसर है आइदर बाय द मैन और बाय द वुमन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है। या तो पुरुष द्वारा या तो महिला द्वारा डिग्री प्राप्त की जा सकती है। आगे का एमसीक्यू, अंडर सेक्शन 25 हु अमोंग्स द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्वालिफाइड एज अ हेयर, यानी कि धारा 25 के अंतर्गत नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन उत्तराधिकारी के रूप में अयोग्य नहीं है। ध्यान से पढ़ना, इधर पूछा गया है अयोग्य नहीं है, नॉट डिस्क्वालिफाइड। कई सारे स्टूडेंट हड़बड़ी में डिस्क्वालिफाइड कौन है वो ऐसा समझ के गलत आंसर टिक कराते हैं। इसलिए बार बार कहती हूँ शांति रखे, अपना क्वेश्चन सही से पढ़े, बाद में सही आंसर टिक करे। इधर पूछा गया है कि कौन डिस्क्वालीफाई नहीं है। ऑप्शन ए चिल्ड्रन बोर्न टू द कन्वर्ट बिफोर कन्वर्जन, ऑप्शन बी डिसेंडेंट ऑफ अ कन्वर्ट एंड चिल्ड्रन बोर्न टू द कन्वर्ट आफ्टर conversion, option C children born to the convert after convergence और ऑप्शन डी convert। तो कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। कि चिल्ड्रन born to the convert before convergence, यानी कि पहले धर्मांतरित लोगों से पैदा हुए बच्चे परिवर्तन करने में उत्तराधिकारी के रूप में अयोग्य नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इफ द टू पर्सन्स आर रिलेटेड बाय ब्लड और अडॉप्शन, होली थ्रॉट मेल्स ईच इज नोन टू हैव डैश टू अदर्स, यानी कि यदि दो व्यक्ति रक्त या गोद लेने के माध्यम से पूरी तरह से पुरुष के माध्यम से संबंधित है तो यह ज्ञात है कि प्रत्येक का दूसरा खाली जगह है। क्या कहलाएगा ऐसा? ऑप्शन ए हाफ ब्लड, ऑप्शन बी कॉग्नेट यानी कि सजाति, ऑप्शन सी अग्नेट यानी कि सगोत्र और ऑप्शन डी फुल ब्लड। तो कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन सी अग्नेट यानी कि सग्रोथ। अगर दो व्यक्ति गोद लेने के माध्यम से या बाय ब्लड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़ने का माध्यम पूरी तरह से कोई पुरुष है तो ऐसे लोग सगोत्र कहलाए जाएंगे, यानी कि अग्नेट कहलाए जाएंगे। आगे का एमसीक्यू देखते हैं। In which section of the Hindu Succession Act 1956 the law of मिताक्षरा has been incorporated, यानी कि हिंदू के किस वर्ग में उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मिताक्षरा का कानून रहा है? ऑप्शन ए सेक्शन 9, ऑप्शन बी सेक्शन 6, ऑप्शन सी सेक्शन 7 और ऑप्शन डी सेक्शन 8। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में ये सारी सेक्शन आप इंडेक्स से वेरीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आगे देखते हैं। ऑर्डर अंडर सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी पास इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन हु आर, ऑप्शन ए माइनर, ऑप्शन बी मेजर, ऑप्शन सी इफ गर्ल आइदर माइनर और मेजर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, यानी कि माइनर और इफ गर्ल आइदर माइनर और मेजर। तो कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन ए माइनर।
आगे का एमसीक्यू देखते हैं। अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट द पर्सन हु इज टेकन इन अडॉप्शन, यानी कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है वो व्यक्ति, ऑप्शन ए मस्ट बी अ हिंदू ओनली, जो व्यक्ति गोद लिया जाता है वो हिंदू होना चाहिए केवल। ऑप्शन बी अ हिंदू और जीव, यानी कि वो हिंदू या यहूदी होना चाहिए। ऑप्शन सी मे बी हिंदू और क्रिश्चियन, वो हिंदू हो सकता है या ईसाई हो सकता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण यानी कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के तहत जो बालक गोद लिया जाता है, जो व्यक्ति गोद लिया जाता है वो व्यक्ति मस्ट बी हिंदू, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मस्ट बी अ हिंदू ओनली। आगे देखते हैं। Which one of the following section of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 defines dependence, यानी कि दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में कौन सी धारा में आश्रितों की परिभाषा दी गई है? तो ऑप्शन ए सेक्शन 23, ऑप्शन बी सेक्शन 21, ऑप्शन सी सेक्शन 24 और ऑप्शन डी सेक्शन 22। तो सही आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 21। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1955 के सेक्शन 21 में डिपेंडेंट्स की व्याख्या दी गई है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आगे देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील विथ एलिमनी, यानी हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा गुजारा भत्ता से संबंधित है? ऑप्शन ए सेक्शन 21, ऑप्शन बी सेक्शन 24, ऑप्शन सी सेक्शन 36 और ऑप्शन डी सेक्शन 26। तो कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, सेक्शन 24। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अ हिंदू वुमन एज 20 years adopts a हिंदू बॉय एज 20 years। द अडोप्शन इज, यानी कि 20 साल की लड़की जो हिंदू है वो 20 साल के एक हिंदू लड़के को गोद लेती है। तो एक गोद लेना ए कैसा होगा? ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी इमोरल एंड अनइन्फोर्सेबल, ऑप्शन सी voidable at the instance of the boy और ऑप्शन डी वैलिड इफ टेकन विथ लीव ऑफ कोर्ट। तो इधर सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए वॉइड, यानी कि ये रद्द है, यानी व्यर्थ है। मतलब कि एक हिंदू महिला है जो 20 साल की है और वो सामने 20 साल के हिंदू पुरुष को गोद ले रही है, तो ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है, ये रद्द है। क्योंकि अडॉप्शन के लॉ में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गोद ले रहा है तो उन दोनों के बीच में 21 साल का फर्क होना चाहिए। आगे देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर जुडिशियल सेपरेशन, यानी हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी सेक्शन में पृथक्करण का प्रावधान किया गया है, यानी सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान किया गया है? सेक्शन 11 जो ऑप्शन ए बता रहा है, या ऑप्शन बी सेक्शन 10, या ऑप्शन सी सेक्शन 7, या ऑप्शन डी सेक्शन 8। कौन सा आंसर सही है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 10। सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू। अडल्ट्री इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर, यानी कि व्यभिचार एक तलाक का कारण बन सकता है, तो किसके तहत बन सकता है? ऑप्शन ए सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 क्लोज ए आई ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ऑप्शन बी सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लोज आई बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट,
ऑप्शन सी सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लोज आई ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ऑप्शन डी सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इधर सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 का क्लोज 1 बात कर रहा है कि अडल्टरी वो एक तलाक का कारण बन सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू आज के वीडियो का लास्ट एमसीक्यू होगा। द पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्गल राइट्स कैन बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ, यानी कि दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका निम्नलिखित न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो कॉन्गल राइट की एप्लीकेशन किस कोर्ट में दाखिल की जा सकती है? तो ऑप्शन ए सिविल जज, सीनियर डिवीजन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट जज और एनी अदर जुडिशियल ऑफिसर ड्यूली ऑथोराइज्ड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर ऑप्शन डी सिविल जज जो जूनियर डिवीजन के होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज के वीडियो में हमने देखा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फैमिली लॉ पे। इसी तरह से बाकी के लॉ पे भी एमसीक्यू हम वीडियो के माध्यम से डालते रहेंगे, और किसी को मॉक टेस्ट देनी हो तो हमें संपर्क कर सकता है, और किसी को और भी एमसीक्यू शॉर्ट्स नोट्स और बैरेक्स चाहिए तो वो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है, हमसे वो परचेस कर सकता है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और एआईबी के लिए अगर किसी को कोचिंग क्लास चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, आप हमें संपर्क करके उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।